अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कल हमने जो है अपने फर्स्ट 10 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे नेशनल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम के। तो टुडे वी विल बी डिस्कसिंग द नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस और इसी तरह से हम रोज़ के रोज़ कुछ ना कुछ डिस्कशंस करते रहेंगे अलॉन्ग विद एक्सप्लेनेशंस फॉर दीज पर्टिकुलर आंसर्स। तो मूविंग ऑन विद क्वेश्चन नंबर 11। Question number 11 है जी, a man of 20 years of age broke his humerus in a road traffic accident. The fracture was treated by plaster of Paris popcast which was removed after 10 weeks. His limb appears atrophic. The most likely cause is ओके अब इसमें जो है ना टू ऑप्शन जो हैं वो आपको कंफ्यूज कर सकती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अ पर्सन माइट थिंक कि अल्फ़ा ऑप्शन भी हो सकता है, ठीक है, कि डिनर्वेशन एट्रोफी एंड द बीटा ऑप्शन डिसयूज एट्रोफी। ठीक है, चार्ली ऑप्शन नहीं हो सकती क्योंकि उसकी ब्लड सप्लाई न्यूट्रेंट आर्टरीज जो होती हैं उनको कोई डैमेज नहीं हुआ, दे आर इंटैक्ट, देर इन द सेम प्लेस। ठीक है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड हो रहा होता है, तो न्यूट्रिशन को लेके कोई एट्रोफी वाला एलिमेंट नहीं है। सो दैट रूल्स आउट ऑप्शन चार्ली सी। एंड डेल्टा ऑप्शन इज एट्रोफी ड्यू टू डिमिनिश्ड ब्लड सप्लाई। सेम हेयर, यहाँ पे ऐसे कोई ब्लड सप्लाई डिमिनिश होने का रोल नहीं है, ब्लड सप्लाई को हमने कुछ नहीं किया। इट्स जस्ट द पॉपकास्ट विच हैज़ बीन अप्लाइड फॉर अ सर्टन टाइम पीरियड जिसकी वजह से एट्रोफी हुई है। ब्लड सप्लाई या न्यूट्रेंट आर्टरीज को कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। तो वाई इज़ डिनोवेशन एट्रोफी, अल्फ़ा ऑप्शन इज़ नॉट द करेक्ट वन, क्योंकि you have to understand one thing. First of all, the limb which has undergone atrophy, ठीक है, that has not undergone any neurological damage. All right. आप देखते हैं कि और आपने अक्सर जगहों पे पढ़ा भी होगा कि जब कभी भी फॉर एग्जांपल यू टेक बॉडी बिल्डर्स जब अपना कह लें कि एक मसल को बार बार स्ट्रेच करते हैं, दे डू एक्सरसाइज अगेन एंड अगेन, फॉर एग्जांपल ऑफ द बाइसेप्स। ठीक है, अब बाइसेप्स को अगर वो अगेन एंड अगेन यूज़ करें, उसकी एक्सरसाइज करें, तो व्हाट हैपन्स इज़ दैट दे ब्रिंग दैट मसल इनटू एक्शन। ठीक है, एटीपी प्रोड्यूस होती है और उसके बाद जो है मसल की हाइपरट्रोफी होती है, हाइपरप्लेजिया होता है, जिसकी वजह से मसल्स का साइज़ इंक्रीज़ होता है। सिमिलरली अगर वो पर्सन जो है, ठीक है, अगर सेम सिनेरियो ले लें, अगर वो बॉडी बिल्डिंग छोड़ देता है, ठीक है, तो अगर इफ़ ही इज़ नॉट एक्सरसाइजिंग फॉर सर्टन मंथ्स और यू टेक फॉर एग्जांपल अ फ्यू ईयर्स, तो वही वाला जो उसका बॉडी बिल्डअप है दैट विल start to diminish away and that will be undergoing disuse atrophy. all right, कि पर्सन ने अपनी एक्सरसाइज नहीं की, ही डिड नॉट ब्रिंग दोज मसल्स इनटू एक्शन, उसका डिसयूज़ हो गया, तो वो अक्सर औकात ऐसे ही होगा कि उसका जो बिल्डअप ऑफ मसल, जो उसका बल्क था, वो उसका आहिस्ता आहिस्ता डिमिनिश अवे हो जाएगा। तो ऐसा अल्फ़ा ऑप्शन में हमें नहीं नज़र आता कि अल्फ़ा ऑप्शन इज़ बेसिकली डिनोवेशन एट्रोफी जिसमें कोई न्यूरोलॉजिकल डैमेज होता है, नर्व की इंजरी होती है, नर्व की इंजरी की वजह से जो एट्रोफी आती है दैट इज़ द डिनोवेशन एट्रोफी। जबकि डिसयूज एट्रोफी इज़ बेसिकली जब जस्ट टेक दिस सिनेरियो, इस सिनेरियो में पॉपकास्ट अप्लाई किया हुआ है, पेशेंट जो है अपना वो हैंड या लेम मूव नहीं कर सक रहा, तो डिसयूज़ होने की वजह से जो एटीपी प्रोडक्शन है वो कम हो रही है और उसकी वजह से जो मसल बल्क है और जो उसके लिम्ब का बल्क है, तो दैट डिमिनिशेस अवे एंड दैट एट्रोफीज। तो इसको हम कहते हैं डिसयूज एट्रोफी। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन। Moving on to question number 12. Our 12-year-old male presents with painful scrotal swelling for 12 hours and burning micturition. On examination, his right testes is severely tender to touch. Pain is slightly relieved by lifting or supporting the affected testes. What is the most likely diagnosis? अब यहाँ पे इन्होंने हमें एक टेस्ट मेंशन किया हुआ है जिसको हम कहते हैं प्रेहेंस टेस्ट। ठीक है, ये एक टेस्ट जो है इस पर्टिकुलर सिनेरियो में हमें
बताया हुआ है, और ये कहाँ पे बताया हुआ है? पेन इज स्लाइटली रिलीव्ड बाय सपोर्टिंग बाय लिफ्टिंग द अफेक्टेड टेस्टिस। ठीक है जी। तो ये सर्टन जो है क्लूज आपको इस सिनेरियो में दिए गए हैं। प्रेंस टेस्ट में क्या होता है? बेसिकली इट इज़ अ टेस्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्काइटिस वर्सेस एपिडेडमो ऑर्काइटिस। अगर तो पेशेंट को ऑर्काइटिस होगा, ठीक है, और उसकी जो है वो अफेक्टेड टेस्टिस हम लिफ्ट करेंगे, तो पेन विल विल बी विल नॉट बी रिलीव्ड, सॉरी। तो अफेक्टेड टेस्टिस में अगर ऑर्काइटिस की सिर्फ कंप्लेंट होगी, तो अगर टेस्टिस को लिफ्ट करेंगे तो पेन जो होगा वो रिलीव नहीं होगा पेशेंट का लिफ्ट करें टेस्टीज या उसका लिफ्ट ना करें तो पेन विल रिमेन द सेम, पेन विल बी एक्सक्रूशिएटिंग इन नेचर। लेकिन अगर एपिडेडमो ऑर्काइटिस होगा तो ये टेस्ट जो है उसको ऑर्काइटिस वर्सेस एपिडेडमो ऑर्काइटिस को डिफरेंशिएट कर देता है कि एपिडेडमो ऑर्काइटिस में जब अफेक्टेड टेस्टिस को हम लिफ्ट करेंगे तो उसका पेन डिमिनिश कर जाएगा। ठीक है। सो मूविंग ऑन टू अदर ऑप्शंस, व्हाई नॉट हाइड्रोसील? हाइड्रोसील में वो मोस्टली जो है सिनेरियो में एक स्क्रोटल स्वेलिंग का आपको बताएगा, फ्लक्चुएंट स्वेलिंग होगी, और फ्लक्चुएंट स्वेलिंग में जो है साथ में he will give you a name of a test, that is the torch test or the ring or the light illumination test. Illumination test will come out to be positive in hydrocele. टेस्टिकुलर ट्यूमर की अपनी और मज़ीद कंप्लेंट्स होती हैं। टेस्टिकुलर ट्यूमर्स के सर्टन ट्यूमर मार्कर्स के आपको जो है वो सिनेरियो में पिक्चर दे सकता है, सच एज द बीटा HCG एंड सर्टन अदर ट्यूमर मार्कर्स जो कि स्पेसिफिक होते हैं टेस्टिकुलर ट्यूमर्स के, वो आपको हिंट देगा। टॉर्शन ऑफ द टेस्टीज, इसमें जो है ऑफ कोर्स उसमें एज भी कम होती है, इस सिनेरियो में भी एज कम है, लेकिन जो टॉर्शन ऑफ द टेस्टीज है दैट इज़ बेसिकली सर्जिकल एमरजेंसी। ठीक है, उसमें आपको इस तरह का कोई वो टेस्ट प्रोवाइड नहीं करेगा, पेशेंट डज नॉट इवन लेट यू टच द टेस्टीज, क्योंकि उसमें इतना ज़्यादा पेन होता है कि वो टच से ही इतना एक्सक्रूशिएटिंग नेचर का पेन होता है कि वो टच भी नहीं करने देता, और पेशेंट को मिनट्स में या विद इन कह लें कि इनिशियल आवर्स ही पेशेंट को ऑपरेट करके डिटॉर्शन करनी पड़ती है, टॉर्शन को रिलीव करना पड़ता है, अदरवाइज पेशेंट का पेन जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। इट्स एन एमरजेंसी, सो द ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट वन। Moving on to question number 13. During moderate exercise, there is a decrease in AV oxygen difference and diastolic volume, pulse pressure या total peripheral resistance. तो अब इसमें हम देखते हैं कि what is AV oxygen difference. AV oxygen difference is basically कि how much of the tissues extract the oxygen during when the blood passes through that organ. ठीक है, तो जितना जो आर्टरीज जितना ऑर्गन वो ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट करता है तो उतना ज़्यादा डिफरेंस होगा। ठीक है, जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन एक्सट्रैक्शन होगी और जितना ज़्यादा ऑर्गन वो वाला ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट करके यूज़ अप करेगा उतना ज़्यादा आर्टीरियोवीनस ऑक्सीजन डिफरेंस होगा, बिकॉज लेस एंड लेस ऑक्सीजन विल देन रीच टू द राइट साइड ऑफ द हार्ट, और जब ज़्यादा ऑक्सीजन एक्सट्रैक्शन होगी तो ज़्यादा डिफरेंस होगा और लेस ऑक्सीजन रीच करेगी राइट साइड ऑफ द हार्ट में। तो इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है एक्सरसाइज में क्या चीज़ डिक्रीज़ करती है। ठीक है, एक्सरसाइज में ऑफ कोर्स द ऑर्गन परफ्यूजन इज़ हाई एंड द ऑर्गन्स आर एक्सट्रैक्टिंग लॉट मोर ऑक्सीजन देन इज़ रिक्वायर्ड एट अ बेसल रेट। ठीक है, वो ज़्यादा ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट करेंगे और एवी ऑक्सीजन डिफरेंस इंक्रीज़ करेगा, ना कि डिक्रीज़ करेगा। Moving on to option beta, which is the end diastolic volume. ठीक है, the heart starts pumping more and the heart has more blood during end diastole. ठीक है, end diastole में पेशेंट के हार्ट में ज़्यादा ब्लड होगा and it will then eventually pump out more blood in the systole. So end diastolic volume will increase. Pulse pressure is basically the difference in the systolic and the diastolic blood pressure, or pulse pressure is characteristically raised in moments of exercise. ठीक है, तो जो ये difference होता है that will increase in moderate to severe exercise.
तो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस क्यों डिक्रीज़ करता है एक्सरसाइज में, इसका आपको आइडिया होना चाहिए, क्योंकि एक्सरसाइज में पेशेंट का जब भी लेफ़्ट साइड ऑफ द हार्ट पंप करेगा ब्लड, तो उसको रिक्वायरमेंट चाहिए कि उस पेशेंट की बॉडी को कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड की प्रोविज़न हो। और ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड की प्रोविज़न उसी केस में हो सकती है जब लेफ़्ट साइड ऑफ द हार्ट ज़्यादा तो पंप करे, लेकिन पंप करने के साथ जो उसका रेजिस्टेंस है आगे बॉडी का वो भी कम हो। अगर टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा तो हार्ट, लेफ़्ट साइड ऑफ द हार्ट जितना भी ज़्यादा ब्लड पंप करे, दैट विल नॉट बी इनफ और सफिशेंट टू सप्लाई द नीड्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो पंप ज़्यादा किया एक जगह, दूसरी जगह आगे रुकावट कम आई, दैट इज़ द रेजिस्टेंस दैट वाज लो, so that led to the adequate blood supply to the body in cases of moderate to severe or extreme cases of exercise. So decrease in total peripheral resistance, delta option is the correct one. Moving on to question 14. A 35-year-old gentleman diagnosed case of bronchial asthma is being investigated for chest pain. His ECGs are normal, echo and ETT is normal as well. The most likely diagnosis is gastroesophageal reflux disease. Beta option ischemic heart disease, C myalgias, D pericarditis. So why is alpha the most correct one? तो इसमें हम बाकी ऑप्शंस को पहले रूल आउट कर लेते हैं कि इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ जो होती है, yes, that can cause chest pain, that can cause chest pain which is radiating to the left side of the arm, and that can also lead to in some cases that can lead to breathlessness और shortness of breath, but उसके साथ आपको पीडल एडिमा के साइंस मिलेंगे। पेशेंट की लुक्स जो होंगी वो पीडल एडिमा जो होगा साथ में आपको इंडिकेट करेगा कि पेशेंट की ईसीजी पे भी चेंजेस होंगी, उसकी ईसीजी इकोज जो होंगी वो नॉर्मल नहीं होंगी। ठीक है, उसके इस्कीमिक हार्ट के चेंजेस होंगे, टी वेव इन्वर्जन्स हो सकती हैं, उसमें एस टी एलिवेशंस हो सकती हैं। सो दैट रूल्स आउट ऑप्शन बीटा। Charlie, myalgias can't be the cause for this scenario because myalgias में of course muscle pains होते हैं, muscle pains के asthma से कोई ताल्लुक नहीं है। That rules out option C. Option D is pericarditis. Now pericarditis is just a very rare option to be held accountable for this scenario, क्योंकि पेरिकार्डाइटिस में कह लें कि एक हार्ट की इन्फ्लेमेशन होती है और पेरिकार्डाइटिस के सर्टन ईसीजी चेंजेस होते हैं, स्पेसिफिक ईसीजी चेंजेस होते हैं और उसमें ईसीजीज नॉर्मल नहीं होती। तो गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ दैट इज़ द जर्ड, जर्ड क्यों ऑप्शन इसमें करेक्ट है, क्योंकि वेन एवर यू हैव हार्ट बर्न और जर्ड, तो जो एसिड रिफ्लक्स होता है पेशेंट के इसोफेगस में, उसकी दो थ्योरीज जो होती हैं वो हम देते हैं। फॉर एग्जांपल, जब भी एसिड रिफ्लक्स होता है तो दैट इरिटेट्स द ट्रेकिया or the tracheal lining, so that triggers the symptoms of asthma. If a person has a known condition of asthma, तो उसकी condition of asthma aggravate हो जाती है, और अगर नहीं है तो उसे certain signs and symptoms ब्रेथलेसनेस के एस्मा वाले शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ट्रेकियल लाइनिंग एसिड रिफ्लक्स की वजह से इरिटेट होती है। एक थियरी ये होती है, और दूसरी थियरी ये होती है कि अक्सर जब एसिड रिफ्लक्स होता है तो पेशेंट का जो होता है अक्सर जो एसिड होता है दैट गोज़ अप सो हाई कि वो अक्सर ट्रेकिया में इंजेस्ट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि पर्सन को जब क्रॉनिक केसेस ऑफ जर्ड या गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज़ होती है तो द एसिड दैट बिल्ड्स अप इन द एसोफेगस दैट कॉजेज रिफ्लक्स इनटू द माउथ, और वो फिर जो होता है पेशेंट की अगर इंजेक्शन हो जाए गलती से ट्रेकिया में तो दैट कॉजेज सिवियर ब्रेथलेसनेस, symptoms of asthma and shortness of breath. So that goes on to clarify this option alpha. Moving on to question number 15. A 50-year-old obese man presented with polyuria, polydipsia, and polyphagia for a few months. He was diagnosed to have type 2 diabetes mellitus. Which of the following is the most appropriate drug that should be prescribed to this patient? So, option number A is the correct one, metformin.
So before moving on to the correct option and why it is the correct option after option number A, let me tell you मेटफॉर्मिन जो है वो बिलोंग करती है एक मेडिसिन की क्लास से जिसे कि हम कहते हैं बिगवनाइट्स। ठीक है जी, बिगवनाइट से मेटफॉर्मिन बिलोंग करती है। और ग्लामिपेराइड द ऑप्शन नंबर बीटा that belongs to the class of drugs known as sulfonyl यूरियस। ठीक है, तो ये जो है बिलोंग करती है सल्फोनाइल यूरियस की क्लास से। मेटफॉर्मिन बिलोंग करती है बिगवनाइट से। और वी ऑल नो कि ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी में है रेगुलर इंसुलिन और इंसुलिन डेटमर। डेटमर एंड ग्लार्जीन इंसुलिन आर बेसिकली द लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन इंसुलिन टाइप्स। तो आपको पता है कि टू टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ होती हैं, टाइप 1 डायबिटीज़ एंड टाइप 2 डायबिटीज़। इसमें एज ज़्यादा है और टाइप 2 डायबिटीज़ का सिनेरियो है मींस कि इसमें इंसुलिन की कमी नहीं है, इसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस है बेसिकली, जो कि इंसुलिन को टारगेट ऑर्गन्स पे काम करने से रोक रहा है। तो इसमें इंसुलिन देने का कोई फ़ायदा नहीं होना, बिकॉज इंसुलिन आर द ड्रग ऑफ चॉइस इन टाइप 1 इंसुलिन। सो रेगुलर इंसुलिन एंड इंसुलिन डेटमर, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी वो तो रूल आउट हो गए। अब बी ऑप्शन भी मार्केट में एमरेल के नाम से आती है। ठीक है, और ए ऑप्शन मेटफॉर्मिन मार्केट में ग्लूकोफेज के नाम से आती है। तो ये दोनों करेक्ट ऑप्शन हो सकती हैं, लेकिन पेशेंट जो है आपको बता दिया गया है क्वेश्चन 15 में कि जो है 50 ईयर ओल्ड ओबीस मैन। ठीक है, तो अक्सर जो ओबीस पेशेंट्स होते हैं उसमें हम अवॉइड करते हैं ग्लिमिपेराइड देने से, क्योंकि सल्फोनाइल यूरियाज जैसे कि ग्लिमिपेराइड का साइड इफ़ेक्ट होता है ओबेसिटी, और इसको हम इसलिए अवॉइड करते हैं। तो द बेस्ट ऑप्शन इज़ मेटफॉर्मिन बिगवनाइट्स। इसमें हम दे सकते हैं दैट causes an enhancement in the response of the insulin at the target organs. So insulin resistance जो होता है वो decrease करता है, response to insulin increase करता है metformin. So that is the correct option, option number A. Moving on to question number 16. A young man observed floaters in the left eye. Next morning, while looking in the mirror, he observed or noticed change in the color of the iris. The most likely cause is alpha conjunctivitis, B uveitis, C glaucoma, and D keratitis. So, why is option B the correct one? बिकॉज इसमें जो होता है कंजंक्टिवाइटिस के सर्टन साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं। अगेन वही बात कि आपको सिनेरियो ध्यान से रीड करना है। अगर सिनेरियो में उसके साइन सिम्टम्स नहीं दिए हुए देन यू विल नॉट कंसिडर द अदर ऑप्शंस, यू विल चूज़ द बेस्ट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन अल्फा जो है कंजंक्टिवाइटिस, उसमें कंजक्टाइवा की इन्फ्लेमेशन होती है। ठीक है, कंजक्टाइवा दो तरह के होते हैं, बल्बर कंजक्टाइवा होता है एंड द पैल्पेब्रल कंजक्टाइवा। और कंजक्टाइवा में आपकी लेफ्ट आई हो जाती है। पेशेंट हैज़ अ टिपिकल रेड आई अपेयरेंस, और उसमें जो होता है डिस्चार्ज होता है कंजक्टिवाइटिस में। अक्सर डिस्चार्ज विद फ्लेक्स हो भी सकते हैं, और रेड आई होती है, और प्यूरलेंट डिस्चार्ज होता है जिसमें कि एक टिपिकल अपेयरेंस होती है कंजक्टिवाइटिस की। इस सिनेरियो में ऐसा कोई रेड आई और डिस्चार्ज का मेंशन नहीं है। ठीक है, moving on to option number C, Charlie, that is glaucoma. Glaucoma दो तरह के कॉमन होते हैं, ओपन एंगल ग्लोकोमा एंड द क्लोज्ड एंगल ग्लोकोमा, जिसमें कि जो होता है एंगल होता है जो आयरोडोकॉर्नियल जंक्शन का होता है, और एंगल में डिस्टर्बेंस आ जाती है। दोनों के डिफरेंट कॉजेज होते हैं, लेकिन जो आपने चीज़ अपने जहन में रखनी है वो ये कि ग्लोकोमा में आई साइट का आपको कोई मेंशन किया होगा सिनेरियो में कि आई साइट अफेक्ट होती है ग्लोकोमा में। ठीक है, तो ऐसा कोई आपको आई साइट का मेंशन नहीं हुआ हुआ सिनेरियो में, so that rules out glaucoma or any other sign symptoms of glaucoma जिसमें कि आपको एंगल का कुछ ब्लॉकेज का
आगे जो आई के पाथवेज होते हैं उसमें एंगल के डिफरेंस या उसमें आई के ब्लॉकेज का, आई के इरिगेशन पाथवेज अगर ब्लॉक हो जाएं तो दैट कैन आल्सो लीड टू ग्लोकोमा। ऐसा कोई मेंशन नहीं है सिनेरियो में। मूविंग ऑन टू ऑप्शन नंबर डेल्टा, दैट इज़ द केराटाइटिस। केराटाइटिस नहीं हो सकता क्योंकि केराटाइटिस इज़ बेसिकली इन्फ्लेमेशन ऑफ द कॉर्निया, और कॉर्निया में जो होता है वो आइरस अफेक्ट नहीं होता। आइरस इज़ बेसिकली जो होता है आइरस कॉजेज़ द कलर ऑफ द आई, आइरस की वजह से ही आई का कलर आता है। ठीक है, तो अगर कलर ऑफ द आइस का कुछ मेंशन किया गया हो या कलर ऑफ द आइरस में डिफरेंस आ रहा हो या फ्लोटर्स या ग्लेयर आ रहा हो पेशेंट के आइज में, सो दीज आर द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ आइराइटिस या एंटीरियर यूवियाइटिस। तो दीज बोथ conditions are the same। इनको अगर कोई भी इनमें से नाम आ जाए तो you will take that। Next, moving on to question number 17, that is a 25-year-old gravid 5 para 4 plus 0 at 33 weeks gestation presented to emergency with complaints of heavy painless vaginal bleeding. On examination, young pale patient of average height and build, having BP 100 by 60, pulse 110 per minute, pulse respiratory rate 22 per minute, and temperature 98.6. Abdominal examination renders symphysiofundal height 32 centimeter and fetal heart sounds positive. On vaginal examination, bleeding is triple positive. What is your most likely diagnosis? So option number A is chorioamnionitis. Chorioamnionitis is basically an inflammation। ठीक है, इन्फ्लेमेशन होती है कोरियन एमनियन की, एमनियोटिक सैक की, प्लेसेंटा की। ठीक है, कंबाइंड एक इन्फ्लेमेशन होती है जिसमें बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं, और यू नो द हॉलमार्क साइन ऑफ इन्फेक्शन इज़ फीवर। तो पेशेंट को कोई भी इस सिनेरियो में फ़ीवर की कंप्लेंट्स नहीं है, टेंडरनेस की कंप्लेंट नहीं है। ठीक है, इस तरह का कोई सिनेरियो में मेंशन नहीं है। तो इस तरह की चीज़ों को फ़ौरन रूल आउट कर लें। ऑप्शन नंबर ए रूल आउट हमने कर ली। मूविंग ऑन टू ऑप्शन नंबर 40, दैट इज़ प्लेसेंटल एब्रप्शन। अब प्लेसेंटल एब्रप्शन इज़ प्री मेच्योर separation of the placenta from the fetus, so from the uterus, sorry, premature separation of the placenta from the uterus। so basically what that does is कि टाइम से पहले ही ब्लीडिंग हो जाती है, लेकिन सबसे हॉलमार्क साइन जो कि डिफ्रेंशिएट करता है प्लेसेंटा प्रीविया और प्लेसेंटल एब्रप्शन को, वो पेन है। प्लेसेंटा प्रीविया में भी ब्लीडिंग होगी। प्लेसेंटा प्रीविया इज़ बेसिकली अ कंडीशन जिसमें कि लो लाइंग प्लेसेंटा होता है जस्ट नियर द इंटरनल ऑस ऑफ सर्विक्स। ठीक है, तो दोनों में जो होता है ब्लीडिंग हो सकती है, लेकिन प्लेसेंटा प्रीविया में ब्लीडिंग जो होती है दैट इज़ पेनलेस ब्लीडिंग। ठीक है, आप फर्स्ट लाइन ऑफ सिनेरियो में देख सकते हैं कि पेशेंट प्रेजेंटेड विद हैवी पेनलेस वैजिनल ब्लीड। ठीक है, painless vaginal bleed is the hallmark of placenta previa, and painful bleed is the hallmark of placental abruption। So what is vasa previa? Vasa previa is can also present with पेनलेस वैजिनल ब्लीड। प्लेसेंटा प्रीविया की तरह अगर मिमिक कर गया है तो इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करना है कि बेसिकली वैजा प्रीविया इज़ एक्सपोजर ऑफ द फीटल ब्लड वेजल्स। ठीक है, उनके ऊपर कोई कॉर्ड की कवरिंग नहीं होती, उनके ऊपर कोई प्रोटेक्शन नहीं होती। वो डायरेक्टली जो होता है इंटरनल सर्वाइकल ऑस से ऐसे नेकेड गुजर रहे होते हैं जो कि फीटल ब्लड वेजल्स होते हैं, एंड दे कैन रप्चर इन टाइम्स ऑफ लेबर। ठीक है, सो इन वेजा प्रीविया दैट कैन लीड टू फीटल डिस्ट्रेस। ठीक है, फीटल हार्ट साउंड्स आप देख सकते हैं इस सिनेरियो में पॉजिटिव हैं, और फीटल डिस्ट्रेस का बेसिकली इसमें कोई एलिमेंट नहीं है। अगर तो आपको फीटल डिस्ट्रेस का एलिमेंट मिल जाए और फीटल ब्रेडिकार्डिया अगर आपको उसमें दें कि पेनलेस वैजिनल ब्लीड है और फीटल डिस्ट्रेस है अलॉन्ग विद फीटल ब्रेडिकार्डिया, उस पर अल्ट्रासाउंड पे जब एग्जामिनेशन हुई तो उसमें जो है नेकेड placental vessels थे which were not covered by the cord coverings। so then you will choose delta option as your correct
आंसर, लेकिन इसमें ऐसा कोई हिंट नहीं दिया, इसमें सिर्फ पेनलेस वैजिनल ब्लीड है। फीटल डिस्ट्रेस ऐसे जिसमें नहीं दी हुई, जिस पेनलेस वैजिनल ब्लीड है। अपार्ट फ्रॉम दैट सिम्फिजियो फंडल हाइट is also normal, correlating with the gestational age, so that classifies option beta as the most suitable one. Moving on to question number 18, that is, a 2-year-old boy has been brought in OPD for evaluation of pallor. One older sibling also has similar complaint. Examination shows hepatosplenomegaly and severe pallor. Labs show hemoglobin to be 4 grams per deciliter. Electrophoresis shows HbA1 6%, HbA is 16%, HbA2 is 2%, and HbF is 82%, and HbS is 0%. What is the most likely diagnosis? So in this हम directly thalassemia major को select करेंगे, बिकॉज बाकी जो ऑप्शंस हैं उनमें क्लियर कट आपको फाइंडिंग्स मिलेंगी। मगैलोब्लास्टिक एनीमिया में एमसीवी जो होता है, एमसीवी दैट इज़ ग्रेटर देन 100, ठीक है, 80 to 100 इज़ द नॉर्मल रेंज फॉर एमसीवी। मगैलोब्लास्टिक एनीमिया में ग्रेटर देन 100 होगा एमसीवी, so that classifies it to be megaloblastic anemia. Iron deficiency anemia के certain जो होते हैं लैब वैल्यूज़ वो आपको हिंट करते हैं, उसमें आयरन तो लो होता ही है, एचपी भी लो होता है, लेकिन उसमें जो होता है आपको सीरम फेरेटिन भी लो मिलेगा, ठीक है। सीरम फेरेटिन और ट्रांसफेरिन जो होगा, ट्रांसफेरिन सेचुरेशन और ट्रांसफेरिन कैरिंग कैपेसिटी वो इंक्रीज़ होगी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में, ठीक है। ये सर्टन लैब वैल्यूज़ हैं जो कि आपको दी जाएंगी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के सिनेरियो में। एंड aplastic anemia is basically the inability of the bone marrow to synthesize new blood cells। तो इसमें तकरीबन हर किस्म की ब्लड लाइन के जो सेल्स होंगे और वो जो होगा डिक्रीज्ड होंगे, ठीक है। इसमें और ब्लड लाइंस का कुछ भी मेंशन नहीं है। aplastic anemia में जो है आपको ऐसा कोई हिंट दिया गया होगा, so that rules out the option number delta। So thalassemia is basically a disease of the blood, जिसमें कि जब आप इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे उसमें जो फीटल हीमोग्लोबिन होता है वो जो होता है नॉर्मली इट रेंजेस बिटवीन 30 to 50। सो इसमें जो HbF होगा तो वो मार्कली रेस्ड होगा, फीटल हीमोग्लोबिन मार्कली रेस्ड होगा, और HbA2 की फ्रैक्शन जो होगी दैट विल mildly raised or not very much raised, all right। 2% is the normal value for HbA2 fraction, so that will not be much raised in major, but in beta thalassemia minor that will be raised to a greater extent, ठीक है। तो इसमें दो आपके जो हैं वो क्लू पॉइंट्स हैं, HbF की वैल्यू जो कि मार्कली रेस्ड होगी, देन HbA2 जो कि नॉट रेस्ड मोर देन 2 to 3%, ठीक है। साथ में आपको उसने सिम्टम्स में साइंस में हेपेटोस्प्लेनोमेगाली और सिवियर पैलर दे दिया, साथ ऑफ कोर्स HB उसका कम है, so that classifies it to be thalassemia major। Now moving on to question number 19, a 65-year-old male with the known case of hypertension presented in the emergency OPD with the complaint of loss of sensation on the left side of his body. On examination, he is conscious without any evidence of paralysis of any part of his body. Diagnosis revealed stroke due to internal bleed. 3 days later, patient shouted due to excessive sensitivity on light touch. Which of the following area is most likely to be involved in the bleeding? ठीक है, तो इसमें एक करेक्टरिस्टिक सिंड्रोम के बारे में बताया गया है, दैट इज़ मैं इधर लिख देता हूँ, Dejerine-Roussy सिंड्रोम। ये एक टेक्निकल टर्म है थैलेमिक पेन सिंड्रोम के लिए, ठीक है। इसका दूसरा नाम है थैलेमिक पेन सिंड्रोम और टेक्निकल लैंग्वेज में इसे डेजराइन-राउजी सिंड्रोम कहते हैं।
So moving on to the different options as to why others are not the correct one, तो वो हम अभी देख लेते हैं. तो ऑप्शन नंबर ए इज सेरेब्रल कॉर्टेक्स. सेरेब्रल कॉर्टेक्स की अगर स्ट्रोक हो तो उसमें पैरालिसिस तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उसमें सेंसरी लॉस भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो है उसमें इस तरह का एलोडाइनिया नहीं होता. एलोडाइनिया इज़ बेसिकली द एक्सेसिव सेंसिटिविटी और एक्सेसिव पेन सेंसेशन टू लाइट टच. ठीक है, ये एक इसका करेक्टरिस्टिक पॉइंट है कि अगर मैं अंडरलाइन भी करके आप लोगों को बता दूं तो 3 days later द पेशेंट शाउटेड ड्यू टू एक्सेसिव सेंसिटिविटी टू लाइट टच. ठीक है, तो इसमें जो होता है हमारे पास इस तरह की कंडीशन नहीं आती सेरेब्रल कॉर्टेक्स के स्ट्रोक्स में. और हाइपोथैलेमस जो है उसके स्ट्रोक में ऐसा कोई भी साइन सिम्टम आपको नहीं मिलेगा. हाइपोथैलेमस इज बेसिकली द कंट्रोल सेंटर एंड द रेगुलेटर ऑफ द बॉडी हेमोस्टेसिस. तो हाइपोथैलेमस में अगर ऐसा कुछ हो जाए तो उसमें कोई भी ऐसा एलोडाइनिया का एलिमेंट नहीं आता. ठीक है, तो इंटरनल कैप्सूल इज़ बेसिकली द हायर सेंटर ऑफ द ब्रेन. ठीक है, इसमें अपर मोटर न्यूरॉन जो होता है लीजन हो सकता है, और उसकी वजह से अगर स्ट्रोक हो तो पेशेंट को जो होता है स्ट्रोक के सिम्टम्स तो आ सकते हैं, लेकिन सेम इज़ द केस हेयर कि उसमें इस तरह की थैलेमिक पेन सिंड्रोम्स वाली साइन सिम्टम्स नहीं आते, एलोडाइनिया नहीं आता, डायस्थीसिया नहीं आता. तो बेसिकली these two things are your confirming points कि ये एक थैलेमिक पेन सिंड्रोम का सिनेरियो है. कि अगर साथ में आपको एक पैरालिसिस या लॉस ऑफ सेंसेशन ऑन द कॉन्ट्रालेटरल साइड ऑफ द बॉडी दे दी जाए या ऑन सर्टन साइड ऑफ द बॉडी दे दी जाए, और साथ में आपको बता दिया जाए कि पेशेंट शाउट कर रहा है उस पेन स्टिमुलस को जो कि बहुत थोड़ा सा था और सिर्फ टच करने पे ही शाउट कर रहा है, कुछ डेज लेटर ऐसे उसको चीज़ें महसूस होने लग गई हैं, तो दैट इज़ certainly and most with confirmation it's the thalamic pain syndrome. So moving on to question number 20, that is a 3-year-old boy presents an emergency with history of non-bilious vomiting since birth. Mother reports that the child usually vomits after feed and feels hungry after vomiting. Examination reveals olive-shaped mass in the epigastrium. Rest of the examination is unremarkable. What is the most appropriate investigation to confirm diagnosis? So इसमें जो है एक डायग्नोसिस आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बनाना है कि इसमें डायग्नोसिस क्या है. तो दैट इज़ द डायग्नोसिस ऑफ पाइलोरिक स्टेनोसिस. सो व्हेन यू मेक द डायग्नोसिस ऑफ पाइलोरिक स्टेनोसिस तो उसमें आपको सर्टन चीज़ें जो हैं वो बड़ी क्लैरिफाई हो जाएंगी इस सिनेरियो में. फर्स्ट ऑफ ऑल ऑप्शन ए नहीं हो सकता बायोप्सी ऑफ स्टमक में, क्योंकि बायोप्सी स्टमक कराने की इसमें कोई नीड नहीं है. बायोप्सी स्टमक पाइलोरिक स्टेनोसिस में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है और इट्स नॉट नीडेड इन केसेस ऑफ पाइलोरिक स्टेनोसिस. ठीक है, डिटेल्ड स्टूल रिपोर्ट इसमें आप कराएंगे तो उसमें कुछ भी आपका सिग्निफिकेंट आपके सामने नहीं आएगा, क्योंकि इसमें कंजेनिटल डिफॉर्मिटी है, इसमें कोई पैथोजन इन्वॉल्व नहीं होता. ये कंजेनिटल एनॉमली है जिसमें पाइलोरिक एंड पे कह लें कि एक कंस्ट्रक्शन आ जाती है स्टमक की, और जब भी बच्चा खाता पीता है तो ही वॉमिट्स आउट सून आफ्टर फीड. तो ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट क्लू और हिंट है कि जैसे ही वो फीड करेगा फ़ौरन ही वॉमिट कर देगा. और एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात जो इसमें आपने नोटिस करनी है, जो कि इसको एक और सिनेरियो से एक और डायग्नोसिस से डिफ्रेंशिएट करती है, वो ये है कि पेशेंट डज नॉन बिलियस वॉमिटिंग. ठीक है, तो अगर तो पेशेंट डज वॉमिटिंग राइट आफ्टर फीड और वो नॉन बिलियस है, ठीक है, नॉन बिलियस के साथ एग्जामिनेशन पे एक ऑलिव शेप जो है स्वेलिंग वो अप्रिशिएट हुई है, तो दैट डिफ्रेंशिएट्स this scenario of pyloric stenosis from a condition known as duodenal atresia.
तो ड्यूटेनल एट्रीजिया में क्या होता है, आपको एक्सरे पे कुछ साइंस मिलेंगे, डबल बबल साइन मिलेगा, और साथ में जो वॉमिटिंग होगी पेशेंट की वो तो होगी ही, लेकिन वो नॉन बिलियस के बजाय बिलियस होगी क्योंकि वो डुओडेनम से आ रही होगी। तो साथ में अगर बिलियस वॉमिटिंग हो, एक्सरे पे डबल बबल साइन हो, और फिर जो है यू कैन मूव टुवर्ड्स द डायग्नोसिस ऑफ ड्यूटेनल एट्रीजिया, ठीक है, इन योर माइंड। तो इसमें जो है अब पाइलोरिक स्टेनोसिस के सिनेरियो में बायोप्सी ऑफ स्टमक नॉट नीडेड, बीटा ऑप्शन स्टूल डिटेल्ड रिपोर्ट नॉट नीडेड, एंड सी एक्सरे एब्डोमेन was रिक्वायर्ड इन ड्यूडेनल एट्रीजिया, जिसमें कि आपको डबल बबल साइन मिलता। लेकिन क्योंकि ये ड्यूडेनल एट्रीजिया का सिनेरियो नहीं है, ये पाइलोरिक स्टेनोसिस का सिनेरियो है, इसमें एक्सरे एब्डोमेन नॉट नीडेड। And the last and the most suitable option is option number delta, that is the ultrasound abdomen. अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन में आपको सामने नज़र आ जाएगा कि पेशेंट का जो पाइलोरिक एंड है दैट इज स्टेनोज्ड, उसकी वजह से पेशेंट का जो फीड है वो फ़ौरन फीड करते ही पेशेंट बाहर वॉमिट कर देता है, एंड दैट इज़ ऑफ कोर्स द स्टमक कंटेंट्स, उसमें कोई बिलियस कंटेंट नहीं होगा। तो दैट रूल्स आउट the case scenario of duodenal atresia and confirms pyloric stenosis as the final and the most accurate diagnosis. So this was all for today. Inshallah जो है बाकी के questions हम daily basis पे discuss करेंगे, and keep practicing.